Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. As we discussed in our previous lecture on Victorian society, England during the Victorian age was experiencing rapid social, economic and scientific changes. Industrial revolution was changing the lifestyle of people, villages were slowly transforming and Victorian morality had become very strict. Today we are going to study a writer who personally witnessed all these changes and reflected them in his fiction, Thomas Hardy. Before reading Tess of the D'Urbervilles, it is very important to understand Hardy himself. Whenever we study a great novelist, we should ask ourselves one question: how did his life shape his literature? In Hardy's case, this question is extremely important because his novels are closely connected with his personal experiences, his observations and his philosophy of life. बात करते हैं थॉमस हार्डी की बर्थ के बारे में. Why does it matter? Thomas Hardy was born on 2 June 1840 in Higher Bockhampton near Dorchester in the county of Dorset, England. Students exam point of view से सिर्फ birth date याद रखना enough नहीं है. Real question is why is Dorset important in Hardy's life and fiction? Hardy spent almost his entire childhood in this rural area. Dorset उस वक्त एक agricultural county थी जहाँ लोग farming, डेयरी वर्क और विलेज ऑक्यूपेशन से अपनी लिविंग अर्न करते थे. इस रूरल एनवायरनमेंट ने हार्डी की इमेजिनेशन को शेप किया. इसीलिए जब हम उसके नॉवेल्स पढ़ते हैं, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज और टेस ऑफ द डर्बरविल्स, तो उनमें विलेजेस, फार्म्स, फील्ड्स और ऑर्डिनरी रूरल पीपल जो हैं वो सेंट्रल पोजीशन रखते हैं. यानी हार्डी ने कंट्री साइड को सिर्फ बैकग्राउंड के तौर पर यूज नहीं किया, उसने उसे अपनी लिटरेरी आइडेंटिटी बना दिया. हम उसके फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं. हार्डी किसी अरिस्टोक्रेटिक या वेल्दी फैमिली से बिलोंग नहीं करता था. उसका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो वर्किंग मिडिल क्लास था. ये पॉइंट उसकी फिक्शन को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है. विक्टोरियन नॉवेलिस्ट में कुछ राइटर्स अपर क्लास सोसाइटी को पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन हार्डी की सिंपैथी हमेशा ऑर्डिनरी पीपल के साथ रही है. इसलिए उसके हीरोज और हीरोइंस जो है वो मोस्टली फार्मर्स, लेबरर्स, शेफर्ड्स, डेयरी पेड्स और विलेज गर्ल्स होती हैं. टेस भी किसी रॉयल फैमिली की हीरोइन नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी विलेज गर्ल ही है. इससे हमें पता चलता है कि हार्डी का इंटरेस्ट ग्लैमरस लाइफ में नहीं था, रियल ह्यूमन लाइफ में था. अगर उसके फादर की बात करें तो हार्डी के जो फादर थे थॉमस हार्डी प्रोफेशन से स्टोन्स मेसन और बिल्डर थे, यानी चर्चेज और बिल्डिंग जो है वो बनाया करते थे. लेकिन उनकी पर्सनैलिटी सिर्फ मैनुअल लेबर तक लिमिटेड नहीं थी. उन्हें म्यूजिक का बहुत शौक था और वो वायलिन भी बजाते थे. अब इससे हमें एक इंटरेस्टिंग बात समझ आती है. हार्डी एक ऐसे घर में ग्रो हुआ जहां हार्ड वर्क और आर्ट दोनों की इंपॉर्टेंस थी. फादर ने उसे डिसिप्लिन और क्राफ्ट्समैनशिप का लेसन दिया, जबकि आर्टिस्टिक एटमॉस्फेयर ने उसकी इमेजिनेशन को इनडायरेक्टली नॉरिश किया. इसलिए हार्डी की राइटिंग में रियलिज्म भी मिलता है और पोएटिक ब्यूटी भी. अगर हार्डी की लिटरेरी डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा किसी का इन्फ्लुएंस था तो वो उसकी मदर जमाइमा हार्डी थी. वो फॉर्मली हाईली एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन उन्हें रीडिंग का बहुत शौक था. उन्होंने हार्डी को बचपन से बुक्स रीड करने की हैबिट दी. उन्होंने उसे लोकल हिस्ट्री, फोकलोर और विलेज ट्रेडिशन से इंट्रोड्यूस करवाया. अब इसी इन्फ्लुएंस की वजह से हार्डी के जो नॉवेल्स हैं वो सिर्फ स्टोरीज नहीं लगती, वो इंग्लिश रूरल कल्चर का रिकॉर्ड भी बन जाती हैं. जब हम टेस्ट में ओल्ड कस्टम्स और विलेज ट्रेडिशंस देखते हैं तो वो हार्डी की इमेजिनेशन का रिजल्ट नहीं है, बल्कि उसकी अपब्रिंगिंग का पार्ट है. अब अगर उसके चाइल्डहुड की बात करें तो हार्डी बचपन से ही बहुत क्वाइट, शाय और ऑब्जर्वेंट चाइल्ड था. उसे लाउड गैदरिंग्स या अननेसेसरी एक्टिविटीज पसंद नहीं थी. वो ज्यादातर अपना वक्त जो है ऑब्जर्वेशन में गुजारता था. यहाँ एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी पॉइंट समझिए. एवरी ग्रेट नॉवेलिस्ट इज फर्स्ट अ ग्रेट ऑब्जर्वर. हार्डी लोगों की कन्वर्सेशंस ऑब्जर्व करता था, फार्मर्स की लाइफ ऑब्जर्व करता था, नेचर के सीजनल चेंजेस को ऑब्जर्व करता था, विलेज कस्टम्स को, और यही ऑब्जर्वेशंस उसके नॉवेल्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियलिज्म देती हैं. इसलिए हार्डी के कैरेक्टर्स जो है आर्टिफिशियल नहीं लगते. रीडर्स को लगता है कि वो रियल लाइफ के लोग हैं. और आपको ये सारी डिटेल्स और बैकग्राउंड बताने का मकसद भी यही है ताकि आप जब उसके नॉवल पढ़ें तो आपको पहले राइटर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो और आप ताकि उसके नॉवल को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके. अब बात करते हैं व्हाई डिड हार्डी लव नेचर. अक्सर हम सुनते हैं कि हार्डी वाज अ नेचर लवर, लेकिन एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना सफिशिएंट नहीं है. क्वेश्चन ये है व्हाई डिड नेचर बिकम सो इम्पोर्टेंट इन हिज फिक्शन. हार्डी के लिए नेचर सिर्फ ब्यूटीफुल सीनरी नहीं थी, नेचर ह्यूमन लाइफ के साथ क्लोजली कनेक्टेड थी. एक फार्मर की जो सक्सेस है वो वेदर पर डिपेंड करती है. हार्वेस्ट सीजन जो है वो लोगों की हैप्पीनेस को इफेक्ट करते हैं. रेन, ड्रॉट और चेंजिंग सीजन जो है डायरेक्टली ह्यूमन डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस करते हैं. इसलिए हार्डी की नॉवेल्स में नेचर कभी कभी एक साइलेंट कैरेक्टर की तरह बिहेव करती है. टेस में भी आप नोटिस करेंगे कि डिफरेंट सीजन्स जो हैं वो टेस की इमोशनल जर्नी के साथ पैरेलल चलते हैं. ये हार्डी की आर्टिस्टिक टेक्निक है.
अब स्टूडेंट्स, हार्डी को बचपन से ही रीडिंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शौक था। उसने सिर्फ स्कूल बुक्स नहीं पढ़ी, वो हिस्ट्री, पोएट्री, फिलोसफी और क्लासिकल लिटरेचर भी स्टडी करता रहा। स्पेशली शेक्सपियर ने उस पर डीप इन्फ्लुएंस किया। स्टूडेंट्स, एक सक्सेसफुल राइटर सिर्फ टैलेंट से नहीं बनता, ही बिकम्स अ राइटर बिकॉज ही फर्स्ट बिकम्स अ सीरियस रीडर। हार्डी की वाइड रीडिंग ने उसकी लैंग्वेज को रिच बनाया और उसकी थिंकिंग को ब्रॉडन किया, इसीलिए उसके नॉवेल्स में लिटरेरी डेप्थ नजर आती है। अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्या थॉमस हार्डी किसी फेमस यूनिवर्सिटी जैसे कि ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट था? द आंसर इज नो। हार्डी ने अपनी अर्ली एजुकेशन विलेज स्कूल से ली। बाद में वो मिस्टर लॉस एकेडमी गया जो डॉर्चेस्टर में थी। वहां उसने इंग्लिश, लैटिन, मैथमेटिक्स और बेसिक क्लासिकल सब्जेक्ट्स जो थे वो स्टडी किए। लेकिन स्टूडेंट्स, हार्डी की रियल एजुकेशन क्लासरूम में नहीं हुई, उसकी रियल एजुकेशन बुक्स और लाइफ एक्सपीरियंसेस से हुई। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्डी की नॉवेल्स में इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी जो नजर आती है ना, वो सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन का रिजल्ट नहीं थी। नेचुरली एक और क्वेश्चन ये माइंड में आता है, अगर हार्डी इतना इंटेलिजेंट था तो वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गया? हार्डी की फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में एडमिशन लेना सिर्फ एकेडमिक एबिलिटी का नहीं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी मैटर था। इसलिए हार्डी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता था। लेकिन स्टूडेंट्स, ये इसकी वीकनेस नहीं बनी, उसने अपनी लिमिटेशंस को स्ट्रेंथ बना दिया। उसने डिसाइड किया कि अगर यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता तो खुद स्टडी करेगा। इसीलिए क्रिटिक्स उसे सेल्फ एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल भी कहते हैं। ये हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देता है, एजुकेशन सिर्फ डिग्री का नाम नहीं है, नॉलेज हासिल करने के कंटिन्यूअस प्रोसेस का नेम है। अब उसकी दोबारा से जो हैबिट ऑफ रीडिंग है उसके बारे में बात करने की, वो बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीडर था, ये हमने पहले डिस्कस किया है। लेकिन वो सिर्फ नॉवेल्स नहीं पढ़ता था, उसकी रीडिंग बहुत डाइवर्स थी। ही रेड शेक्सपियर, मिल्टन, क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर, रोमन लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलोसफी, द बाइबल, पोएट्री। और एक नॉवेलिस्ट की इमेजिनेशन सिर्फ नेचुरल टैलेंट से डेवलप नहीं होती। रीडिंग एक्सपेंड्स इमेजिनेशन। जितना ज्यादा हार्डी पढ़ता गया उतना ही उसका विजन ब्रॉड होता गया। इसीलिए उसके नॉवेल्स सिर्फ एंटरटेनिंग स्टोरीज नहीं है, उनमें फिलॉसफी, साइकोलॉजी, रिलीजन और सोशल क्रिटिसिज्म भी मिलता है। स्टूडेंट्स, हार्डी पर सबसे स्ट्रॉन्ग लिटरेरी इन्फ्लुएंस विलियम शेक्सपियर का था। हार्डी शेक्सपियर को रिपीटेडली रीड करता था। शेक्सपियर से उसने सिर्फ लैंग्वेज नहीं सीखी, उसने सीखा कि ह्यूमन इमोशंस को डीपली पोर्ट्रे कैसे किया जाता है, ट्रेजेडी कैसे क्रिएट की जाती है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स कैसे डेवलप किए जाते हैं, फेट और ह्यूमन सफरिंग्स को एक्सप्लोर कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, जब हम टेस्ट पढ़ेंगे तो हमें शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का इन्फ्लुएंस भी नजर आएगा। टेस एक ऑर्डिनरी गर्ल है, लेकिन उसकी सफरिंग और ट्रेजिक डाउनफॉल रीडर्स पर वही इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं जो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज करती हैं। अब हार्डी सिर्फ लिटरेचर में इंटरेस्टेड नहीं था, उसकी क्यूरियोसिटी बहुत वाइड थी। उसने फिलोसफी भी पढ़ी, हिस्ट्री भी, आर्किटेक्चर भी सीखा, साइंस में भी इंटरेस्ट रखता था और लेटर डार्विन और मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग ने उसकी फिलोसफी को डीपली इन्फ्लुएंस भी किया। इसलिए हार्डी की नॉवेल्स में सिर्फ रोमांस नहीं मिलता, वहाँ इंटेलेक्चुअल डिबेट्स भी मिलती हैं। अब हम हार्डी की पर्सनैलिटी को समझते हैं। ये पॉइंट बायोग्राफी में अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डी नेचुरली इंट्रोवर्ट था, उसे पब्लिसिटी पसंद नहीं थी, वो अननेसेसरी सोशल गैदरिंग से बचना पसंद करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों में इंटरेस्टेड नहीं था। ही लव्ड ऑब्जर्विंग पीपल रादर देन एंटरटेनिंग देम। और यही क्वालिटी एक नॉवेलिस्ट के लिए सबसे वैल्यूएबल होती है। राइटर का काम बोलना कम और ऑब्जर्व करना ज्यादा होता है। इसी ऑब्जर्वेशन की वजह से हार्डी के कैरेक्टर्स जो हैं वो साइकोलॉजिकली कन्विंसिंग भी लगते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग हैबिट जो हार्डी की थी वो ये थी कि उसे लॉन्ग वॉक्स का बहुत शौक था। लेकिन वो सिर्फ एक्सरसाइज के लिए वॉक नहीं करता था, वो वॉक करते वक्त विलेजेस ऑब्जर्व करता, फार्मर्स को देखता, क्रॉप्स एंड सीजन्स को नोटिस करता, लोकल डायलेक्ट सुनता, लोगों का जो बिहेवियर होता है उनको ऑब्जर्व करता। ये सारी ऑब्जर्वेशंस बाद में उसके नॉवेल्स का रॉ मटेरियल बन गए। इसीलिए हार्डी के लैंडस्केप्स जो हैं वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। बात करते हैं हार्डी और रूरल लाइफ। हार्डी ने अपनी यूथ का जो ज्यादातर पार्ट था वो विलेज में स्पेंड किया। इस वजह से उसने रूरल लाइफ को सिर्फ आउटसाइड ऑब्जर्वर की तरह नहीं देखा, वो उस कल्चर का पार्ट था। उसे फार्मिंग की प्रॉब्लम्स का पता था, विलेज कस्टम्स का नॉलेज था, चर्च फेस्टिवल्स का एक्सपीरियंस था और ऑर्डिनरी फैमिलीज की स्ट्रगल का भी। इसलिए जब वो टेस्ट लिखता है तो उसके डिस्क्रिप्शंस ऑथेंटिक लगते हैं। रीडर्स को फील होता है कि राइटर उस वर्ड को पर्सनली जानता है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हार्डी ने बचपन से डिसाइड कर लिया था कि वो नॉवेलिस्ट बनेगा? नहीं, इनिशियली उसका ड्रीम जो था वो राइटर बनना नहीं था। उसकी लाइफ का पहला प्रोफेशनल डायरेक्शन कुछ और था और वो था आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चर सिर्फ उसका प्रोफेशन नहीं बना, उसने हार्डी की इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्टिव स्टाइल को भी ट्रांसफॉर्म किया। और इसी आर्किटेक्चर की ट्रेनिंग की वजह से हार्डी के नॉवेल्स में हाउसेस, चर्चेस, विलेजेस और लैंडस्केप्स की डिस्क्रिप्शंस इतनी डिटेल्ड मिलती हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हार्डी ने
ने आर्किटेक्चर सिर्फ लाइवलीहुड के लिए चूज किया। उसका क्रिएटिव माइंड जो था वो हमेशा लिटरेचर की तरफ अट्रैक्ट होता रहा। अब सवाल ये है कि आर्किटेक्चर ने हार्डी को नॉवेलिस्ट बनने में किस तरह हेल्प की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्किटेक्चर ने हार्डी को सिर्फ बिल्डिंग्स बनाना नहीं सिखाया, उसने उसे ऑब्जर्वेशन सिखाई। हर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना, हर चर्च का डिजाइन, हर विंडो, हर स्टोन, हर हिस्टोरिकल डिटेल। स्टूडेंट्स, इसी ट्रेनिंग की वजह से हार्डी के नॉवेल्स में सेटिंग्स इतनी विविड और रियलिस्टिक लगती हैं। जब आप टेस्ट या द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज पढ़ेंगे तो ऐसे फील होता है जैसे कैमरा स्लोली विलेज को कैप्चर कर रहा हो। ये डिस्क्रिप्टिव पावर आर्किटेक्चर की ट्रेनिंग का रिजल्ट भी थी और इसीलिए हम ये सारे पार्ट्स जो हैं उसकी लाइफ के इंपॉर्टेंट पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको उसके नॉवेल्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। अब हार्डी जॉन हिक नेम का एक पर्सन था जिसके अंडर ये सारा कुछ आर्किटेक्चर काम जो था वो उसने सीखा। तो अब इसके साथ काम करते हुए हार्डी का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था ओल्ड चर्चेस की रिस्टोरेशन। अब ये सिर्फ रिपेयर वर्क नहीं था, हार्डी को मेडिवल चर्चेस, ओल्ड सिमेट्रीज और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का क्लोजली स्टडी करने का मौका मिला। इसी एक्सपीरियंस ने उसका इंटरेस्ट हिस्ट्री और इंग्लिश ट्रेडिशंस में और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। इसीलिए हार्डी के नॉवेल्स में ओल्ड चर्चेस सिर्फ वर्शिप की जगह नहीं होते, वो मेमोरी, ट्रेडिशन और टाइम का सिंबल्स भी बन जाते हैं। टेक्स्ट में भी चर्च और रिलीजन रिपीटेडली अपीयर करते हैं, लेकिन हार्डी उन्हें सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की तरह प्रेजेंट नहीं करता, वो उनके थ्रू विक्टोरियन मोरालिटी और सोशल वैल्यूज को भी क्वेश्चन करता है। अब 1862 में हार्डी अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए लंदन चला गया। ये उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अब तक हार्डी ने सिर्फ रूरल इंग्लैंड देखा था, लंदन ने उसके सामने एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड ओपन कर दिया। यहाँ ह्यूज बिल्डिंग्स थी, बिजी स्ट्रीट्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस, लाइब्रेरीज, आर्ट गैलरीज और एजुकेटेड सोसाइटी। अब लंदन ने हार्डी की नॉलेज को बहुत एक्सपेंड किया, लेकिन इंटरेस्टिंगली उसका दिल फिर भी डॉर्सेट में ही रहा। नेचुरली हम सोचते हैं कि लंदन जाकर हार्डी बहुत हैप्पी हुआ होगा, लेकिन रियलिटी डिफरेंट थी। उसने लंदन की अपॉर्चुनिटीज को अप्रिशिएट किया, लेकिन उसे लंदन की फास्ट लाइफ और आर्टिफिशियल सोशल एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आया। उसे विलेज की सिंपलिसिटी और नेचुरल एनवायरनमेंट ज्यादा अट्रैक्टिव लगा था। इसलिए जब वो बाद में नॉवेलिस्ट बना, उसने अपनी स्टोरीज लंदन में सेट करने के बजाय फिर से विलेजेस की तरफ रिटर्न किया। अब यहाँ से हार्डी का एक इम्पोर्टेंट लिटरेरी प्रिंसिपल समझ आता है, अ राइटर यूजुअली राइट्स बेस्ट अबाउट द वर्ल्ड ही ट्रूली नोज। हार्डी के लिए वो वर्ल्ड डॉर्सेट था। अब लंदन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि हार्डी की रीडिंग और भी वाइड हो गई। उसने म्यूजियम्स विजिट किए, लाइब्रेरीज यूज की, लेक्चर्स अटेंड किए और अपना फ्री टाइम बुक्स पढ़ने में स्पेंड किया। यही उसने फिलोसफर्स और हिस्टोरियंस को और डीपली स्टडी किया। इसी पीरियड में उसकी थिंकिंग ग्रेजुअली ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ से क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ मूव करने लगी। ये इंटेलेक्चुअल ग्रोथ लेटर उसकी फिलॉसफी का फाउंडेशन बनी। आर्किटेक्चर के साथ साथ हार्डी सीक्रेटली राइटिंग भी करता रहा। उसने पोइट्री लिखी, उसने शॉर्ट स्टोरीज लिखी और अपना पहला नॉवल लिखने की भी कोशिश की, लेकिन उसका पहला नॉवल पब्लिश ही नहीं हुआ। पब्लिशर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब ये पॉइंट बहुत इंस्पायरिंग है। आज हम हार्डी को ग्रेट नॉवेलिस्ट कहते हैं, लेकिन उसकी जर्नी सक्सेस से नहीं, रिजेक्शन से शुरू हुई थी। फेलियर ने हार्डी को डिस्करेज नहीं किया, बल्कि उसने अपनी राइटिंग इंप्रूव करना स्टार्ट कर दी। उसने पब्लिशर्स की क्रिटिसिज्म को समझा, लैंग्वेज को बेटर किया, स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव किया और पेशेंस के साथ मेहनत करता रहा। यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है, ग्रेट राइटर्स आर नॉट बॉर्न फेमस, दे बिकम फेमस थ्रू कंटिन्यूअस लर्निंग एंड परसिवियरेंस। अब इस स्टेज पर हार्डी की फिलॉसफी फुली डेवलप नहीं हुई थी, ठीक है, लेकिन कुछ आइडियाज शेप होना स्टार्ट हो गए थे। उसने देखा रिच और पुअर के दरमियान डिफरेंस कितना है, रूरल और अर्बन लाइफ का कंट्रास्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स, ह्यूमन स्ट्रगल। ये ऑब्जर्वेशन लेटर उसके नॉवेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स बन गई। इसलिए हार्डी की फिक्शन सिर्फ लव स्टोरीज नहीं है, वो सोसाइटी और ह्यूमन लाइफ का सीरियस स्टडी भी है। वो सोसाइटी और ह्यूमन लाइफ की सीरियस स्टडी भी है। अब 1867 तक हार्डी एक ट्रेंड आर्किटेक्ट बन चुका था। उसकी रीडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, उसकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग थी, उसकी इमेजिनेशन मैच्योर हो रही थी और एक और इम्पोर्टेंट बात, उसके अंदर एक नॉवेलिस्ट ग्रेजुअली डेवलप हो रहा था। अब सिर्फ एक चीज की कमी थी, उसकी फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल की। तो हार्डी ने लंदन में आर्किटेक्चर प्रैक्टिस किया, वहां से बहुत कुछ सीखा, लेकिन वहां पे उसने स्टे नहीं किया और वो उसने डॉर्सेट रिटर्न करने का सोचा। अब एक रीजन तो ये थी, एक रीजन उसकी हेल्थ भी थी। लंदन की पोल्यूटेड एनवायरनमेंट और बिजी लाइफस्टाइल की वजह से उसकी हेल्थ इफेक्ट होने लगी थी और फिर वो इमोशनल भी था। हार्डी को हमेशा रूरल इंग्लैंड से डीप अटैचमेंट थी, इसलिए वो वापस डॉर्सेट आ गया और आर्किटेक्चर के साथ साथ राइटिंग पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। कभी कभी इंसान अपनी रियल आइडेंटिटी तब डिस्कवर करता है जब वो उस एनवायरनमेंट में वापस जाता है जहां उसकी रूट्स होते हैं। हार्डी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो अब होती है उसके लिटरेरी करियर की
नहीं, हार्डी ने लिखना तो पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन उसे पब्लिशर से रिपीटेडली रिजेक्शन मिल रही थी। क्या उसने राइटिंग छोड़ दी इसके बाद? नहीं, उसने अपनी मिस्टेक से सीखा और राइटिंग इंप्रूव करता रहा। फाइनली 1871 में उसका पहला पब्लिश्ड नॉवल डेस्परेट रेमेडीज आया, लेकिन स्टूडेंट्स, ये नॉवल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस नहीं था। रीडर्स ने नोटिस किया, लेकिन हार्डी अभी फेमस नहीं बना था। इससे हमें एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि एक राइटर जो है, उसकी फर्स्ट बुक जो है वो जरूरी नहीं कि उसकी ग्रेटेस्ट बुक हो। कभी कभी फर्स्ट बुक सिर्फ जर्नी की बिगनिंग ही होती है। अब हार्डी की रियल सक्सेस जो है वो 1872 में आई, जब उसने अंडर द ग्रीन वुड ट्री पब्लिश की। ये नॉवल रूरल लाइफ पर बेस्ड था और रीडर्स को बहुत पसंद आया, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट अभी भी आना बाकी था। 1874 में हार्डी ने पब्लिश किया फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये नॉवल हार्डी की पहली मेजर सक्सेस थी। इसी नॉवल ने उसे इंग्लैंड का रिकॉग्नाइज्ड नॉवेलिस्ट बना दिया। क्रिटिक्स ने उसकी रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शंस, रूरल सेटिंग और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स की बहुत तारीफ की। यहाँ से हार्डी ने आर्किटेक्चर को ग्रेजुअली लीव कर दिया और फुल टाइम नॉवेलिस्ट बनने का डिसीजन लिया। ये डिसीजन इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था। अब हार्डी की थोड़ी सी पर्सनल लाइफ की बात कर लेते हैं। तो हार्डी की पर्सनल लाइफ भी उसके लिटरेचर की तरह इंटरेस्टिंग है। जब हार्डी आर्किटेक्चर का काम कर रहा था, उसे एक चर्च रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए कॉर्नवाल भेजा गया। वहीं उसकी मुलाकात हुई एम्मा गिफर्ड से। एम्मा एजुकेटेड, इंटेलिजेंट और लिटरेचर में इंटरेस्ट रखने वाली वुमेन थी। दोनों की फ्रेंडशिप आहिस्ता आहिस्ता लव में चेंज हो गई। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हार्डी की नॉवेल्स में एजुकेटेड वुमेन और इमोशनली स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स बार बार क्यों मिलते हैं? इसका एक रीजन एम्मा का इन्फ्लुएंस भी था। तो हार्डी और एम्मा ने 1874 में मैरिज की। इनिशियली उनकी मैरिड लाइफ जो थी वो काफी हैप्पी थी, लेकिन और एम्मा जो है वो हार्डी की राइटिंग को एनकरेज भी करती थी। वो उसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स रीड करती और उसे मोटिवेट भी करती थी। इस पीरियड में हार्डी ने अपनी लिटरेरी करियर को बहुत सीरियसली लेना शुरू किया। यानी मैरिज के अर्ली ईयर्स उनकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए पॉजिटिव प्रूफ हुए, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए उनके रिलेशनशिप में डिस्टेंस आना स्टार्ट हो गया। इस इमोशनल डिस्टेंस का इफेक्ट हार्डी की लेटर नॉवल और पोएट्री दोनों पे नजर आता है। अब हम हार्डी के लिटरेचर का एक सबसे फेमस कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करते हैं, वेसेक्स। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिस्टोरिकली वेसेक्स जो है वो एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड की एक एंशिएंट किंगडम थी, लेकिन हार्डी ने इस हिस्टोरिकल नेम को एक नई लिटरेरी आइडेंटिटी दी। उसने साउथ वेस्ट इंग्लैंड के डिफरेंट काउंटीज को कंबाइन करके अपनी फिक्शनल वर्ड क्रिएट की और उसे वेसेक्स का नेम दिया। अब आपने की बात याद रखनी है कि वेसेक्स इज नॉट कंप्लीटली इमेजिनरी एंड इट इज नॉट कंप्लीटली रियल। इट इज द फिक्शनल रीजन बेस्ड ऑन रियल प्लेसेस लाइक डॉर्सेट, सॉमरसेट, विल्टशायर एंड हैम्पशायर। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड हार्डी क्रिएट वेसेक्स? ये सिर्फ मैप चेंज करने के लिए नहीं था। हार्डी चाहता था कि उसके जो सारे नॉवेल्स हैं एक ही लिटरेरी यूनिवर्स का पार्ट लगे। इसलिए उसके कैरेक्टर्स सिमिलर कल्चर शेयर करते हैं, सेम ट्रेडिशन, सेम रूरल वैल्यूज, सेम सोशल प्रॉब्लम्स और सेम नेचुरल एनवायरनमेंट। इससे रीडर्स को फील होता है कि वो एक रियल वर्ल्ड में एंटर हो गए हैं। अगर आज की लैंग्वेज में अगर एग्जांपल दें तो वेसेक्स हार्डी का लिटरेरी यूनिवर्स था, बिल्कुल उस तरह जैसे कुछ मॉडर्न राइटर्स अपनी फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। अब सवाल ये है, व्हाई इज वेसेक्स इंपॉर्टेंट फॉर टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स? बिकॉज टेस्ट की पूरी जो स्टोरी है इसी वेसेक्स रीजन में अनफोल्ड होती है। टेस्ट के जो विलेजेस हैं, डेरीज, फील्ड्स, रोड्स, फॉरेस्ट, सब इसी फिक्शनल वेसेक्स का पार्ट है। इसीलिए जब हम टेस्ट रीड करेंगे हमें सिर्फ प्लॉट पर फोकस नहीं करना, हमें ये भी देखना है कि हार्डी एनवायरनमेंट को किस तरह कैरेक्टर की डेस्टिनी के साथ कनेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, 1874 तक हार्डी की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। एक अननोन आर्किटेक्ट अब इंग्लैंड का प्रॉमिसिंग नॉवेलिस्ट बन चुका था। उसकी मैरिज हो चुकी थी, उसकी पहली ग्रेट सक्सेस उसे मिल चुकी थी और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने अपना लिटरेरी वर्ल्ड वेसेक्स क्रिएट कर लिया था। अब हार्डी सिर्फ नॉवेल्स नहीं लिखेगा, अब वो विक्टोरियन सोसाइटी को चैलेंज करेगा, रिलीजन को क्वेश्चन करेगा, वुमेन की पोजीशन पर लिखेगा और ऐसी ट्रेजेडीज क्रिएट करेगा जो आज भी रीडर्स को डीपली इफेक्ट करती हैं। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बिगिन हार्डीज मैच्योर literary career, his major novels, and how his ideas became more bold and controversial, leading eventually to the writing of Tess of the D'Urbervilles. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।